लास्ट लेक्चर पर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल हेडिंग स्टार्ट किए थे। और इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेज होती हैं, ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज, ये तो डायग्राम बना हुआ है, ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेशन फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, और ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज। तो आज हम लोग तीनों फेज के अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेज हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। अगर तीनों का टाइम पूछा जाए तो इसका समय लगभग 3 से 5 दिन होता है। इसका समय तो 5वें दिन से 14वें दिन का मतलब दिन कितना हुआ? तो कहोगे लगभग 10 दिनों के लिए। और ये 14वें दिन से 28वें दिन तो मतलब मोटा 14 डेज। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे छोटी फेज कौन सी है, सबसे बड़ी फेज कौन सी है, तो ये स्मॉलेस्ट फेज हो गई। और ये लॉन्गेस्ट फेज हो गई। इतना लिख लीजिए। वैसे अगर स्मॉलेस्ट फेज पूछे और मेंस्ट्रुअल फेज ऑप्शन में ना मिले तो ओवुलेटरी फेज बता देंगे, क्योंकि वो 1 दिन का होता है, 24 घंटे का। हमको तीनों फेज के अलग अलग सवाल पढ़ने हैं। मेंस्ट्रुअल फेज के अलग, प्रोलिफरेटिव फेज के अलग और ल्यूटियल फेज के अलग। सबके दो नाम हैं। पहली हेडिंग मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। पांच क्वेश्चन हैं इस फेज से जुड़े हुए। जरा देख लीजिए फिर लिखिएगा। कुछ चीजें पहले देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये यूट्रस है, ये सर्विक्स, ये वेजाइना, ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम है और ये ओवरी है। कहानी आपको पता है कि ओवरी के अंदर किसी भी महीने क्या होता है कि एक प्राइमरी फॉलिकल बड़ा होकर के मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है। ये कल हम लोग पढ़े थे। ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर करता है 14th डे, और रप्चर होने का रिजल्ट ये होता है कि यहां से ओवा
फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा इसके अंदर रह जाता है जो बना क्या लेता है, तो कहोगे कार्पस लूटियम। लिखो नहीं, कोई सुन लो बस। दो बातें होनी है, कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होना है। ये 14वें दिन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन स्टार्ट होगा, 15वें दिन प्रोजेस्टेरॉन और बढ़ेगा, 16वें दिन और बढ़ेगा, 17वें दिन और बढ़ेगा, मतलब धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा। इस दौरान क्या हो सकता है? हो सकता है कि इस दौरान इधर से स्पर्म आ जाए और आकर के यहां पर स्पर्म और ओवम फ्यूज कर जाएं और फर्टिलाइजेशन हो जाए। यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी और ये कार्पस लूटियम बने रहेगी और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कंटिन्यू रहेगा। ये एक विकल्प है। दूसरा विकल्प है कि हो सकता है इधर से स्पर्म ना आए, तो अगर इधर से स्पर्म नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो होगा क्या? देखिएगा, 14वें दिन ओवुलेशन हुआ था, 21वें दिन तक संभावना है कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अगर 21वें दिन के पहले फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर फर्टिलाइजेशन की संभावना नहीं बचेगी। 22वें दिन से कार्पस लूटियम धीरे धीरे डीजनरेट करने लगेगी। तो 22वें दिन से जब ये डीजनरेट करेगा तो 23वें दिन प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा सा कम, 24वें दिन और कम, 25वें दिन और कम, 26वें दिन और कम, 27वें दिन और कम और 28वें दिन प्रोजेस्टेरॉन सबसे कम हो जाएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन मिनिमम होगा, ये स्टिमुलेट करेगा कि ब्रेकडाउन हो जाए किसका? एंडोमेट्रियम का और उसमें पाई जाने वाली ब्लड वेसल का। एंडोमेट्रियम और ब्लड वेसल डिसइंटीग्रेट करेंगे। रिजल्ट क्या होगा? वेजाइना से ब्लड पास होने लगेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग होने लगेगी और हम कहेंगे कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने का मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई और मेंस्ट्रुअल साइकिल की पहली फेज स्टार्ट हो गई। कौन सी? मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज ही से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब है कि वेजाइनल ब्लीडिंग होने लगना। वेजाइनल ब्लीडिंग के पीछे है एंडोमेट्रियम और कैपिलरी का टूट जाना, उसके पीछे है प्रोजेस्टेरॉन का मिनिमम हो जाना, उसके पीछे है फर्टिलाइजेशन ना होना या कार्पस लूटियम का डीजनरेट होना। तो अगर पूरी पिक्चर पर नजर डालेंगे तो हुआ ये है कि ओवुलेशन के बाद कार्पस लूटियम बनी, उससे प्रोजेस्टेरॉन निकला, धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा, 14वें दिन से ज्यादा 15वें दिन, 16वें दिन, 17वें दिन, 18वें दिन, 19वें दिन, 20वें दिन, 21वें दिन, 21वें दिन तक तो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा। अगर तब तक फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो वेरी गुड, कंटिन्यू बढ़ा रहेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 22वें दिन से कार्पस लूटियम डीजनरेट करने लगेगा। तो जैसे जैसे कार्पस लूटियम डीजनरेट करेगी वैसे वैसे प्रोजेस्टेरॉन नीचे आएगा। तो 23वें दिन और कम, 24वें दिन और कम, 25वें दिन और कम, 26वें दिन और कम, 27वें दिन और कम, 28वें दिन सबसे कम। जो सबसे कम लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होता है वो स्टिमुलेट करता है, इंड्यूस करता है ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जैसे टूटेगी कैपिलरी उसके टूट जाएंगे और कैपिलरी के टूटते ही वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट होने का मतलब ही है कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने का मतलब ही है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस विद, तो आंसर देंगे क्या? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? तो वेजाइनल ब्लीडिंग इसकी पहचान होती है। वेजाइनल ब्लीडिंग को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। वो वास्तव में क्या है?
तो वास्तव में उसके पीछे कहानी ये है कि वेजाइनल ब्लीडिंग हुई है, क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हुआ है। वो ब्रेकडाउन क्यों हुआ है? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन मिनिमम हुआ है। प्रोजेस्टेरॉन मिनिमम क्यों हुआ है? क्योंकि कार्पस लुटियम टूट गई है। कार्पस लुटियम टूट क्यों गई? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके कारणवश मेंस्ट्रुएशन या वेजाइनल ब्लीडिंग हुई है, तो सबसे सीधा कारण है एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन। लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? फर्टिलाइजेशन ना होना भी तो एक कारण है। तो मेंस्ट्रुएशन होने का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन ना होना। तो इसको पलट देते हैं। यदि किसी फीमेल में 28वें दिन के बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, वेजाइनल ब्लीडिंग एब्सेंट हो गई, इसका फिर क्या मतलब है? तो अगर इसका मतलब एक ही है कि फिर फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है तो प्रेगनेंसी स्टार्ट है। तो दो ही ऑप्शन है, यदि वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, और अगर वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो संभावना है कि क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो मेंस्ट्रुएशन के एब्सेंट होने का, इसको मिस्ड पीरियड कहते हैं, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काज है फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी। लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन भी ना हुआ हो और मेंस्ट्रुएशन भी ना हो। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे फीमेल को कोई बीमारी है, पुअर हेल्थ है, उसको जैसे खून की कमी, एनीमिया है, या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। तो कुछ अन्य परिस्थितियां भी हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन भी ना हुआ हो और कहो मेंस्ट्रुएशन भी एब्सेंट हो जाए। तो ये हो सकता है, संभव नहीं है, लेकिन 80 से 90% चांसेस ये है कि यदि पीरियड मिस हुआ है तो इसकी संभावना है कि फर्टिलाइजेशन हो गया है और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। दो सवाल और हैं। यहाँ से जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, यहाँ जो फ्लो होता है, इसको मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लो में चार चीजें पाई जाती हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लो में चार चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले तो ब्लड पाया जाता है, ब्लड होता है, उसके साथ म्यूकस होता है, उसके साथ एंडोमेट्रियम के टूटे हुए टुकड़े होते हैं, डिग्रेडेड एंडोमेट्रियल पीस होते हैं, और उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte ही तो है। सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज तो हुआ नहीं है, तो ये भी क्या होगा? इसी मेंस्ट्रुअल फ्लो में पास हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो में ब्लड होगा, म्यूकस होगा, एंडोमेट्रियम के टूटे टुकड़े होंगे और अनफर्टिलाइज्ड ओवम होगा। चार चीजें होंगे। एक आखिरी सवाल, मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल ब्लड कभी क्लॉट नहीं करता, इसमें क्लॉटिंग नहीं होती है। उसके पीछे क्या है? जब ये एंडोमेट्रियम टूटता है तो यहाँ से केमिकल निकलता है जिसको टिश्यू फिब्रिनोलाइसिन कहते हैं। टिश्यू फिब्रिनोलाइसिन या प्लाज्मिन भी कहते हैं। इसी टिश्यू फिब्रिनोलाइसिन या प्लाज्मिन के नाते क्लॉट ही डिजॉल्व होते रहते हैं। इस नाते मेंस्ट्रुअल ब्लड कभी भी क्लॉट नहीं करता। ये भी एक बार सवाल आया है। कितना ब्लड लॉस होता है? तो लगभग 50 ml ब्लड के आसपास क्या होता है? लॉस हो जाता है। इतने सवाल हैं, बनाना नहीं था, केवल लिखना है। एक बार फिर से सुन लेते हैं, सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में लिख लेंगे। ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में चला गया, ओवरी में कार्पस लूटियम बन गए, प्रोजेस्टेरॉन निकलने लगा। 14वें दिन ओवुलेशन हुआ, 21वें दिन तक उम्मीद है कि हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो जाए। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कार्पस लूटियम मेंटेन कर जाएगी, अगर नहीं हुआ तो कार्पस लूटियम टूटने लगेगी। जैसे जैसे कार्पस लूटियम टूटेगी वैसे वैसे प्रोजेस्टेरॉन कम होगा, मिनिमम प्रोजेस्टेरॉन 28वें दिन हो जाएगा। रिजल्ट का क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो जाएगा, एंडोमेट्रियम टूटेगी, कैपिलरी टूटेगी, वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हम कहेंगे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। मेंस्ट्रुएशन का मेन कारण क्या है? तो एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन है, और उसके पीछे मेन कारण क्या है? तो कहोगे लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या लैक ऑफ प्रेगनेंसी। तो यदि मेंस्ट्रुएशन है तो प्रेगनेंसी नहीं है, और यदि मेंस्ट्रुएशन नहीं है तो प्रेगनेंसी है। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? प्रेगनेंसी ही है, लेकिन कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस है, जैसे पुअर हेल्थ है, जैसे एनीमिया है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो क्वेश्चन और, मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल ब्लड में क्या क्या होता है? तो ब्लड होता है, म्यूकस होता है, टूटे हुए टुकड़े होते हैं, और अनफर्टिलाइज्ड ओवम होता है। मेंस्ट्रुअल ब्लड कभी क्लॉट नहीं करता है क्योंकि इसमें केमिकल पाया जाता है जिसका नाम टिश्यू फिब्रिनोलाइसिन या प्लाज्मिन। इतना लिखना है, मैं लिख रहा हूं, आप लिख डालिए, ये बनाना नहीं है।
menstrual cycle start with menstrual phase, बेटा बातचीत न करो, स्टार्ट विद menstrual phase या वेजाइनल ब्लीडिंग। पहला सवाल, menstruation is vaginal bleeding। तीसरा सवाल, if ovum not fertilize तो क्या होगा? कार्पस लूटियम डीजनरेट तो क्या होगा? तो कहोगे डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन तो क्या होगा? तो कहोगे डिग्रेडेशन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड ब्लड वेसल। और इसी का रिजल्ट होगा वेजाइनल ब्लीडिंग। तो मेंस्ट्रुएशन क्यों हुआ? उसका सीधा आंसर देंगे डिग्रेडेशन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड देयर ब्लड वेसल। लेकिन उसके पीछे क्या है? लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन या लैक ऑफ प्रेगनेंसी। menstruation occurs due to, तो आंसर देंगे डिग्रेडेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक। दूसरा, मेंस्ट्रुएशन occurs when, कब? ovum not fertilize या नो प्रेगनेंसी। बात एक ही है। तो पलट देते हैं, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या है? फिर फर्टिलाइजेशन है या प्रेगनेंसी है? लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन ये इंडिकेट करते हैं किसको? प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। लेकिन लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन के अदर कारण भी हैं, जैसे स्ट्रेस और पुअर हेल्थ। may be due to other
रीजन और अदर रीजन दो हैं, एक है स्ट्रेस और एक है पुअर हेल्थ। मेंस्ट्रुअल फ्लो लिखते चले, मेंस्ट्रुअल फ्लो या वेजाइनल ब्लीडिंग में क्या क्या होगा? कंटेन कई चीजें हैं इसमें ब्लड है, म्यूकस है, डिग्रेडेड टूटे हुए एंडो मेटेरियल टिश्यू है और अनफर्टिलाइज्ड ओवम है। ठीक, इतनी चीजें हैं। एक क्वेश्चन और है, मेंस्ट्रुअल ब्लड नेवर क्लॉट, नेवर क्लॉट क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टिश्यू फिब्रिनोलाइसिन या प्लाज्मिन। देख लेते हैं। अभी ये डायग्राम देखेंगे। अगली हेडिंग, फॉलिकुलर फेज। या प्रोलिफेरेटिव फेज। जरा देख लीजिए इधर, ये है यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, ये है ओवरी। यूट्रस की एंडोमेट्रियम टूट चुकी है और एंडोमेट्रियम के टूटने से वेजाइनल ब्लीडिंग हो चुकी है और वो 3 से 5 दिन तक वेजाइनल ब्लीडिंग रह सकती है। 3 से 5 दिन बाद वेजाइनल ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद कुछ और शुरू होगा। तो देखो क्या शुरू होगा। होता क्या है कि जो कि 3 से 5 दिनों के दौरान प्रोजेस्टेरॉन बहुत कम रहता है। 3 से 5 दिनों के दौरान प्रोजेस्टेरॉन बहुत कम रहता है और ये जो घटा हुआ प्रोजेस्टेरॉन है, इससे फायदा हो जाता है एफएसएच और एलएच का। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है उनकी एफएसएच एलएच से नहीं बनती है, दोनों में से एक ही लोग ऊपर होंगे। अगर प्रोजेस्टेरॉन ऊपर जाएगा तो एफएसएच एलएच नीचे आएगा, अगर प्रोजेस्टेरॉन नीचे जाएगा तो एफएसएच एलएच ऊपर जाएगा। तो घटे हुए प्रोजेस्टेरॉन के नाते एफएसएच एलएच का सिक्रीशन बढ़ने लगता है और उसी नाते देखिए होगा क्या, होगा ये कि जब एफएसएच एलएच बढ़ेगा तो ओरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल बड़ा होकर के क्या बना लेगा, मैच्योर ग्रेवियन फॉलिकल बनाएगा। तो इस दौरान मतलब 5वें दिन से लेकर 14वें दिन तक 2 घटनाएं होनी है। ओवरी के अंदर एक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप करके क्या बना लेगा,
मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, और इसी दौरान जो एंडोमेट्रियम का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर ली जाएगी, मतलब एंडोमेट्रियम को रीजनरेट कर लिया जाएगा। एंडोमेट्रियम को रीजनरेट करने के लिए एंडोमेट्रियम की सेल का डिवीजन होगा, और इस घटना को प्रोलिफरेशन कहते हैं, इसी नाते इस फेज का नाम प्रोलिफरेटिव। तो पहला सवाल है, इसके दो नाम क्यों हैं? तो कहोगे दो काम है, एक तो फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ तो नाम फॉलिकुलर फेज, और दूसरा एंडोमेट्रियम रीजनरेट हुई तो नाम प्रोलिफरेटिव फेज। ये दो काम हुए हैं, तो करवाएगा कौन? तो पीछे देखो, फॉलिकल बनवाने के पीछे मेन रोल दो लोगों का है, एफएसएच और थोड़ा सा एलएच। लेकिन होता क्या है कि यहां से निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन, और यही जाकर के क्या कराता है? एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन कराता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस फेज के दौरान जो घटनाएं हुई हैं, एक घटना ओरी में हुई है, एक घटना यूट्रस में हुई है, उसके पीछे है कौन? तो कहोगे उसके पीछे दो लोग हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, कौन से? एफएसएच और एलएच, और एक ओरी के हार्मोन, कौन सा? एस्ट्रोजन। इसमें से एफएसएच और एलएच ने क्या किया है? तो कहोगे फॉलिकल का डेवलपमेंट कराया है, जबकि एस्ट्रोजन ने क्या किया है? तो कहोगे एंडोमेट्रियम। एक और क्वेश्चन, जैसे जैसे 5वें दिन से 14वें दिन की तरफ आगे बढ़ते हैं, एफएसएच और एलएच का लेवल ग्रेजुअली बढ़ने लगता है। एफएसएच और एलएच का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा, और लगभग लगभग मिडिल ऑफ साइकिल तक पहुंचते पहुंचते एफएसएच एलएच अपने पीक लेवल को टच कर जाएंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा दो घटनाएं होंगी, फॉलिकल डेवलप होगा, और डेवलप होने वाला जो फॉलिकल होता है उसको ये एफएसएच स्टिमुलेट करता है, और यही क्या निकलवाता है? एस्ट्रोजन निकलवाता है। तो एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ेगा, फॉलिकल बढ़ेगा, और उससे एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बढ़ेगा, और जो निकलेगा वो तुरंत कहाँ जाएगा? यूट्रस के पास, और वहां क्या करा देगा? प्रोलिफरेशन। तो सिर्फ इतना ही होना है। क्या क्या होना है? तो कहोगे पहली घटना ये होनी है कि फॉलिकल का डेवलपमेंट, प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनना है, और दूसरा एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होना है। कौन कराएगा? तो एक पिट्यूटरी के हार्मोन आएंगे और एक ओरी के हार्मोन आएंगे। पिट्यूटरी के एफएसएच और एलएच आएंगे, और ओरी का एस्ट्रोजन आएगा। एफएसएच और एलएच ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, पीक लेवल को टच कर जाएंगे, कब? मिडिल ऑफ द साइकिल। और बढ़े हुए एफएसएच एलएच ही क्या करेंगे? फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराएंगे, और फॉलिकल से कहेंगे कि आप एस्ट्रोजन निकालो। निकला हुआ एस्ट्रोजन यूट्रस के पास जाएगा, और उसका प्रोलिफरेशन करके एंडोमेट्रियम को रीजनरेट कर लेगा। 14वें दिन 14th डे एलएच का लेवल अचानक काफी ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए एक शब्द है एलएच सर्ज। तो एलएच सर्ज हो जाएगा, रैपिडली इंक्रीज कर जाएगा, और जब एलएच का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये फॉलिकल रप्चर कर जाएगा, और फॉलिकल के रप्चर होने से ओवा रिलीज हो जाएगा, और घटना का नाम ओवुलेशन। तो ओवुलेशन किस फेज में होगा? 3 बार ऑप्शन, मेंस्ट्रुअल फेज में, कि प्रोलिफरेटिव फेज में, कि ल्यूटियल फेज में। तो कहोगे कौन सी फेज में होता है? प्रोलिफरेटिव फेज के बिल्कुल आखिरी में, एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज होगा। और जैसे ओवुलेशन हो जाएगा तो ओवुलेशन के बाद वाली फेज शुरू हो जाएगी, और ओवुलेशन के बाद कौन सी है? ल्यूटियल फेज है। इतनी घटनाएं हैं, 5 पॉइंट है, डायग्राम बनाना नहीं केवल लिखना है। लिख लीजिए, फॉलिकुलर फेज 2 चेंजेज होते हैं। अब 2 चेंजेज कौन से? तो एक तो प्राइमरी फॉलिकल, बेटा बातचीत ना करें, डेवलप इनटू किसमें? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। एक चेंज ये होना है, और दूसरा चेंज कौन होना है? रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम
थ्रो प्रोलिफरेशन। यही दो घटनाएं होनी है। इन चेंजेज के पीछे कौन जिम्मेदार है? ड्यू टू हार्मोन। और हार्मोन कहां के? तो कहोगे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। और कौन सा? ओवेरियन हार्मोन। अब एंटी पिट्यूटरी हार्मोन कौन से थे? तो दो नाम दोगे, एफएसएच और एलएच। और ओवेरियन हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजन। ठीक है। इस फेज के दौरान एफएसएच और एलएच ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। एफएसएच एंड एलएच ये दोनों कहोगे ग्रेजुअली इंक्रीज and attain peak level at मिडिल ऑफ साइकिल। मिडिल तक पहुंचते पहुंचते इनका पीक लेवल हो जाएगा। एक क्वेश्चन, ये एफएसएच और एलएच क्या कराएंगे? फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवाएंगे एंड एस्ट्रोजन सिक्रीशन फ्रॉम डेवलपिंग फॉलिकल। डेवलपिंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन भी निकलवाएंगे। और एस्ट्रोजन क्या करेगा? एस्ट्रोजन काजेज proliferation of endometrium। इस दौरान दो चेंजेज हुए और इन दोनों चेंजेज के पीछे दो हार्मोन हैं। एक आया है पिट्यूटरी से और एक आया है ओवरी से। पिट्यूटरी वाले का नाम एफएसएच और एलएच है और ओवरी वाले का नाम एस्ट्रोजन है। एफएसएच और एलएच धीरे धीरे बढ़ेंगे, मैक्सिमम लेवल की तरफ अटेन करेंगे टुवर्ड मिडिल ऑफ साइकिल। और एफएसएच और एलएच ही फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवाएंगे और एस्ट्रोजन को निकलवाएंगे। कहां से? फॉलिकल से। ठीक है। निकल के एस्ट्रोजन क्या करेगा? वो प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम करेगा या उसको रीजनरेट करेगा। एट मिडिल ऑफ साइकिल या 14th डे क्या होगा बेटा? एलएच रैपिडली सिक्रीट तेजी से निकलेगा और क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एलएच। क्या कहोगे? इसी को कहते हैं एलएच सर्ज। ये क्या करेगा? इंड्यूस करेगा रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल एंड
ओवुलेशन। और जब ओवुलेशन होगा तो इस फेज का नाम ओवुलेटरी फेज होगा। ओवुलेटरी फेज फॉलोज बाई किसके द्वारा? ल्यूटियल फेज। तो हेडिंग डालेंगे ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज। फिर वही डायग्राम से समझेंगे। ये यूट्रस है, ये सर्विक्स वेजाइना, ये ओवरी है, ठीक, ये फैलोपियन ट्यूब है। देखिए क्या है, अभी मैंने बताया है कि ओवा निकल के कहां चला गया होगा? फैलोपियन ट्यूब में। तो इसके तुरंत बाद जो बचे हुए टुकड़े होंगे वो क्या बना लेंगे? तो वो बना लेंगे कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम बनता है इस नाते फेज का नाम ल्यूटियल फेज। और बनती क्या करेगा? तो कहोगे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करेगा, लेकिन एस्ट्रोजन का भी करता है। अब हमको आराम से बताइएगा, ओवुलेशन के तुरंत बाद, ओवुलेशन के तुरंत बाद एस्ट्रोजन का लेवल घटेगा कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा? इमीडिएट आफ्टर ओवुलेशन एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज या इंक्रीज? तो देखो क्या होगा। देखिए ग्रेफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकल रहा था, निकल रहा था ना। अगर ग्रेफियन फॉलिकल ही टूट गया है तो सोर्स खत्म, सोर्स खत्म तो एस्ट्रोजन धड़ाम से नीचे, एस्ट्रोजन का लेवल सडन नीचे जाएगा। क्योंकि अभी तक बढ़िया बढ़िया फॉलिकल था, वो अचानक टूट गया, तो जैसे टूटेगा एस्ट्रोजन का लेवल नीचे, लेकिन उसके अगले दिन से ही प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगेगा, अगले दिन से ही प्रोजेस्टेरॉन। तो होगा क्या, एस्ट्रोजन का लेवल नीचे आएगा और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ऊपर जाएगा। तो ओवुलेशन के तुरंत बाद क्या होगा? तो कहोगे दो चीजें होंगी, एस्ट्रोजन लेवल फॉल डाउन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज। 4-5 दिन जब गुजर जाएंगे, 3-4 दिन जब गुजर जाएंगे, तब तक यहां से भी एस्ट्रोजन निकलने लगेगा। जब यहां से भी निकलने लगेगा तो एस्ट्रोजन फिर से धीरे धीरे क्या करेगा? ऊपर जाने लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, पूरी साइकिल में एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो 5वें दिन से 13वें दिन के बीच धीरे धीरे ऊपर गया, 14वें दिन हुआ ओवुलेशन, अचानक नीचे आएगा, फिर उसके बाद फिर से ये ऊपर जाएगा। तो ये नीचे ऊपर करता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन क्या है, 13वें-14वें दिन तक प्रोजेस्टेरॉन में कोई चेंज नहीं आएगा। जब ओवुलेशन होगा तभी तो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा। तो इमीडिएट आफ्टर ओवुलेशन होगा क्या? तो पहले कहोगे एस्ट्रोजन फॉल होगा, उसके बाद क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा। तो 3 दिन 4 दिन जब गुजर जाएंगे तो फिर से एस्ट्रोजन का लेवल क्या करेगा? बढ़ने लगेगा। तो हुआ क्या, इस फेज के दौरान चूंकि हार्मोन का सिक्रीशन हुआ तो हमको नाम क्या रखना पड़ा? सिक्रेटरी फेज रखना पड़ा। अब काम आते हैं। काम ये है कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकला है ये जा करके यूट्रस पे ही काम करेगा। थोड़ा यूट्रस का एंडोमेट्रियम बन चुका था, कब? फॉलिकुलर फेज के दौरान। लेकिन जो फॉलिकुलर फेज के दौरान एंडोमेट्रियम बना था वो इस लायक नहीं था कि उससे प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके। तो प्रोजेस्टेरॉन दोबारा एंडोमेट्रियम को फिर से क्या करेगा? मेंटेन करेगा। बगल में एस्ट्रोजन तो साथ में, वो तो बताएगा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले मेंटेन किया था, तो दोनों लोग मिलकर मेंटेन करेंगे। और अब ये इस नाते मेंटेन किया जा रहा है क्योंकि चूंकि ओवुलेशन हो चुका है, ओवा यहाँ जा चुका है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई इधर से स्पर्म आए और इसको क्या करें? फर्टिलाइज करें।
तो हर बार ये संभावना है कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी तो यहाँ आकर इम्प्लांटेशन भी तो होगा। तो इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी या उसके बाकी जितने इवेंट हैं उन सब के लिए एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर किया जाता है। तो एंडोमेट्रियम का जो ये प्रिपरेशन है वो मेनली कौन कराएगा? प्रोजेस्टेरॉन कराएगा। और ऐसी एंडोमेट्रियम जरूरी है किसके लिए? प्रेगनेंसी है या उससे जुड़े हुए बाकी सारे इवेंट के लिए। तो कुल 5 बातें बताई हैं। इमीडिएट आफ्टर ओवुलेशन एस्ट्रोजन लेवल फॉल, लेकिन कार्पस लूटियम बनेगी तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होगा तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीजेज हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम एस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन करेंगे क्या? तो ये वास्तव में यूट्रस पे काम करेंगे। क्या करेंगे? ये मेंटेन करेंगे एंडोमेट्रियम को। और ऐसी एंडोमेट्रियम जरूरी है किसके लिए? तो प्रेगनेंसी के लिए या बाकी इवेंट के लिए। लास्ट ईयर ये दोनों लाइन आई है, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन एंडोमेट्रियम और सच एंडोमेट्रियम नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी एंड अदर इवेंट ऑफ द प्रेगनेंसी। क्लियर है यहाँ तक? चलो लिख लेते हैं। इमीडिएट आफ्टर ओवुलेशन क्या होगा? इमीडिएट आफ्टर ओवुलेशन एस्ट्रोजन लेवल सडनली फॉल। एस्ट्रोजन लेवल सडनली फॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉलिकल रप्चर हुआ है। एक दूसरा क्या होगा? रिमेनिंग पार्ट किसके? ग्रेफियन फॉलिकल क्या बना लेंगे? मेक कॉर्पस लूटियम। और जब कार्पस लूटियम बन जाएगी तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन फ्रॉम कार्पस लूटियम। हाँ, कार्पस लूटियम आल्सो सिक्रीट क्या? एस्ट्रोजन। हाँ, चूज करना पड़ेगा। तो कार्पस लूटियम का मेन काम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन का है, नहीं तो एस्ट्रोजन भी निकालता है। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करेगा किसको? एंडोमेट्रियम को ऑफ यूट्रस। और क्यों मेंटेन करेगा? सच एंडोमेट्रियम नेसेसरी फॉर, एनसीईआरटी में लिखा है और आया भी है, किसके लिए? प्रेगनेंसी एंड अदर इवेंट। इस फेज के दौरान एस्ट्रोजन का लेवल एक बार गिरेगा फिर से बढ़ेगा। ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज क्या होगा? एस्ट्रोजन फॉल, देन क्या? राइज। और प्रोजेस्टेरॉन केवल राइज करेगा, फॉल नहीं होगा।
अब यहां से दो ऑप्शन हमारे पास हैं, या तो ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया तो कार्पस लूटियम मेंटेन हो जाएगी, प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी, एक ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, तो पहले से ही पता है ना क्या होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कार्पस लूटियम टूट जाएगी, और कार्पस लूटियम अगर टूट गई तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे आएगा, तो एस्ट्रोजन भी तो नीचे आएगा, तो एस्ट्रोजन फिर से नीचे आ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन भी नीचे आएगा, एस्ट्रोजन भी नीचे आएगा। रिजल्ट क्या होगा, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होगा, और अगर एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हुआ तो वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट, और वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट होने का मतलब नई साइकिल स्टार्ट हो गई, फिर से कहानी रिपीट होने लगेगी। तो बस अब दो लाइनें लिखनी है केवल। पहला ऑप्शन, यदि ओवम फर्टिलाइज एंड प्रेगनेंसी स्टेबलाइज तो क्या होगा, इफ ovum fertilize and pregnancy start तो क्या होगा, कार्पस लूटियम मेंटेन हो जाएगी, मेंटेन एंड कंटिन्यू क्या, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन। एक ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन इफ ओवम नॉट फर्टिलाइज तो क्या होगा, नॉट फर्टिलाइज या नो प्रेगनेंसी। तो इसके रिजल्ट में देखो क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली घटना यह होगी कि कार्पस लूटियम डीजेनरेट कर जाएगा। इसका रिजल्ट होगा फॉल इन प्रोजेस्टेरॉन, इसका रिजल्ट होगा फॉल इन क्या, एस्ट्रोजन। चौथा होगा डिग्रेडेशन ऑफ क्या, एंडोमेट्रियम। और पांचवा होगा स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन या वेजाइनल ब्लीडिंग। इसका मतलब क्या स्टार्ट हो गया, स्टार्ट न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल, और साइकिल रिपीट होते रहेंगे। जरा रुक जाओ, इधर देखो। अगर कार्पस लूटियम मेंटेन कर गई और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कंटिन्यू रहा, तो इसका रिजल्ट देखो क्या है। जितने दिन प्रेगनेंसी चलेगी उतने दिन क्या मेंस्ट्रुएशन होगा, नहीं। तो इसका मतलब उतने दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहेगी, तो उतने दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट रुके रहेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल किस फेज में रुकी रहती है। तो जो फेज चल रही है ल्यूटियल फेज वही चल रही है, उसी में रुकी रहेगी और 9 महीने तक इसी फेज में रुकी रहेगी। तो अगर ऐसा हुआ तो रिजल्ट जरा देखो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
all event of menstrual cycle stop, मतलब क्या नहीं होगा, तो ना तो फॉलिकल बनेगा, ना तो ओवुलेशन होगा और ना ही मेंस्ट्रुएशन होगा। तो नो, उस दौरान ना ही कोई फॉलिकल बनेगा, ना ही क्या होगा, ओवुलेशन होगा और ना ही मेंस्ट्रुएशन होगा। नो मेंस, क्वेश्चन पूछा गया किस स्टेज पर रुका रहेगा, तो कहोगे ल्यूटियल फेज एक एसर्शन रीजन है। आखिर इस दौरान न फॉलिकल बनता है, न ओवुलेशन होता है, न मेंस्ट्रुएशन होता है, क्यों नहीं? उसकी असली वजह यह है, बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरॉन, इसने इनहिबिट कर रखा है एफएसएच और एलएच को, तो ना एफएसएच निकलेगा ना एलएच निकलेगा, तो ना फॉलिकल बनेगा, ना ओवुलेशन होगा, ना मेंस्ट्रुएशन होगा। क्यों? ड्यू टू हाई प्रोजेस्टेरॉन, जो इनहिबिट कर देगा, दैट इनहिबिट किसको, एफएसएच एंड एलएच। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं, क्या देखिए, यहां नीचे टाइमिंग लिखी हुई है, यहाँ टाइमिंग लिखी हुई है, पहला दिन, पांचवा दिन, सातवां, ऐसे पूरा टाइम वहां तक लिखा हुआ है। देखें जरा ध्यान से देखेंगे, पहले दिन से पांचवें दिन के आसपास तक तो मेंसेज मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है। उसके बाद देखो क्या हुआ है, धीरे धीरे एलएच भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे एफएसएच भी बढ़ रहा है, और एफएसएच एलएच अपने मैक्सिमम को अटेन कर लेंगे। ये दिन कौन सा है, तो लगभग 14वें दिन के आसपास जा रहे हैं। और देखो जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे फॉलिकल का साइज भी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और फॉलिकल अगर बढ़ा होगा तो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी बढ़ेगा। इसी नाते देखो एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या कर गया है, बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन देखो प्रोजेस्टेरॉन में कोई चेंज नहीं आया। जैसे ही ओवुलेशन हुआ है दो चीजें तुरंत होंगी, देखो एस्ट्रोजन आया नीचे और प्रोजेस्टेरॉन गया ऊपर, ठीक है। एस्ट्रोजन नीचे आया लेकिन धीरे धीरे फिर से एस्ट्रोजन बढ़ने लगा है, क्यों? कार्पस लूटियम से भी तो एस्ट्रोजन निकलेगा। तो देखो क्या हुआ, एस्ट्रोजन नीचे आया, प्रोजेस्टेरॉन ऊपर गया, ये ऊपर ही बना है, धीरे धीरे एस्ट्रोजन भी ऊपर हो गया लगभग 26वें 27वें दिन तक। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस लूटियम टूटने लगेगी, तो प्रोजेस्टेरॉन भी नीचे जाएगा और एस्ट्रोजन भी नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सवाल याद रखिएगा, ये दोनों क्या है, तो कहोगे एलएच और एफएसएच के मैक्सिमम, ये क्या है, एस्ट्रोजन का भी मैक्सिमम हो गया है। बस एस्ट्रोजन में ये रखना है कि एक बार ये नीचे आएगा फिर दोबारा ऊपर जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन एक ही बार ऊपर जाएगा और फिर क्या होगा, नीचे चला आएगा। ये फेजेज बनी है। एंडोमेट्रियम की थिकनेस देखो, एंडोमेट्रियम बहुत पतली यहाँ है, पांचवें दिन सबसे पतली होगी। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे एंडोमेट्रियम की मोटाई क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और 24वें 25वें 26वें दिन तक बढ़ेगी, और उसके बाद चूंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है तो फिर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
बताओ। हाँ क्या कह रहे थे? चलो ध्यान से सुनेंगे। हेडिंग है फर्टिलाइजेशन। एनसीईआरटी में हेडिंग फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन है, जबकि इम्प्लांटेशन भी काफी दूर है यहां से, तो हम लोग फर्टिलाइजेशन अलग पढ़ लेंगे, इम्प्लांटेशन अलग पढ़ लेंगे। अब कुछ लिखेंगे नहीं, सुनेंगे केवल। इधर देखिए, होता यह है कि ये यूट्रस, ये सर्विक्स, ये वेजाइना, ये फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट, इन्फेंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, और ये ओवरी है। ध्यान से सुने, ओवुलेशन के बाद ओवा यहां चला गया, फिर धीरे धीरे ओवा बढ़ के कहां पहुंच गया? एम्पुला पर। फर्टिलाइजेशन से पहले 2-3 इवेंट होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला इवेंट है कि सीमेन को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट या वेजाइना में रिलीज किया जाता है। सीमेन को यहां रिलीज करने की जो घटना होती है, उसे इनसेमाइनेशन कहते हैं। तो ड्यूरिंग क्वाइटस या कॉपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स, पेनिस इंसर्ट इनटू वेजाइना टू रिलीज सीमेन, और सीमेन रिलीज करने की घटना का नाम इंसेमाइनेशन। इंसेमाइनेशन के तुरंत बाद एक घटना होती है जिसका नाम कैपासिटेशन है। एनसीईआरटी में ये लिखा नहीं है, लेकिन 2 बार अभी जल्दी पूछा जा चुका है। ये क्या है? तो यहां जो सीमेन रिलीज हुआ है उसमें पाए जाते हैं स्पर्म। कैपासिटेशन एक टर्म है, जब कभी फर्टिलाइजेशन से पहले गैमीट में कोई चेंज किया जाए, स्पेशली स्पर्म में कोई चेंज किया जाए, उसी को कैपासिटेशन कहते हैं। तो कैपासिटेशन क्या है? तो कहोगे चेंजेज इन स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो अब क्या चेंज करते हो? तो इस दौरान स्पर्म को एक्टिव और मोटाइल बनाया जाता है। जब तक स्पर्म मेल बॉडी के अंदर होते हैं उतने एक्टिव मोटाइल नहीं होते हैं। जब यहां रिलीज हो जाते हैं उसके बाद उनको एक्टिव किया जाता है। एक्टिव करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम कैपासिटेशन है। उसमें कई घटनाएं होती हैं, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम भी होता है, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम भी होता है, कई घटनाएं होती हैं। मान लीजिए कि स्पर्म एक्टिव हो जाता है, तो जैसे एक्टिव और मोटाइल हो जाएगा, अभी जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि कैपासिटेशन होता कहाँ है, तो कैपासिटेशन होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, या तो आंसर दीजिएगा कहाँ होता है? वेजाइना में। कैपासिटेशन के तुरंत बाद स्पर्म क्या हो जाएंगे? एक्टिव और मोटाइल। ये जो एक्टिव और मोटाइल स्पर्म हैं, ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में मूव करना शुरू करेंगे। ये है एंडोमेट्रियम, और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जब स्पर्म आगे चलेंगे तो इनके मूवमेंट को स्विमिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ फ्लूइड पाया जाता है। तो फ्लूइड के थ्रू स्पर्म मूव करते हैं, इसको कहेंगे स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। और ये फ्लैजिलर मूवमेंट का बढ़िया एग्जाम्पल है, वहां हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट में लिखा हुआ है। तो स्पर्म के क्या होंगे? स्विमिंग होगी। एक्टिव और मोटाइल स्पर्म रैपिडली स्विम करेंगे और पास किसको करेंगे? तो पहले ये पास करेंगे किसको? सर्विक्स को, फिर पास करेंगे किसको? यूट्राइन कैविटी को, और फिर कहां पहुंच जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब। और धीरे धीरे अंततः ये कहां पहुंच जाएंगे? एम्पुला पार्ट। एम्पुला पार्ट पर जाकर के रुक जाएंगे। तब तक क्या होगा? तब तक जो ओवम है वो भी धीरे धीरे कहां पहुंच जाएगा? एम्पुला पार्ट पर। ध्यान से सुनेंगे, फर्टिलाइजेशन कहां होगा? तो कहोगे एम्पुला पार्ट पर होगा। फर्टिलाइजेशन कब होगा? तो उसकी एक शर्त लगा दी गई है, कोई भी यहां इंतजार नहीं करेगा। अगर स्पर्म पहले पहुंच गया और ओवम नहीं आया तो
तो स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ओवम पहले पहुंच गया, स्पर्म नहीं आया, तो ओवम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब स्पर्म और ओवम एक साथ पहुंचेंगे। कहां? एम्पुला पार्ट। एम्पुला पार्ट अगर एक साथ नहीं पहुंचे, स्पर्म पहले पहुंच गया, ओवम बाद में पहुंचा, या ओवम पहले पहुंच गया, स्पर्म बाद में पहुंचा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ एक असर्शन रीजन है कि हमेशा क्वाइटस के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। हमेशा क्वाइटस के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्यों? कभी स्पर्म पहले पहुंच जाता है और कभी ओवम पहले पहुंच जाता है। तो तभी संभव होगा जब स्पर्म और ओवम एक साथ पहुंचे। कहां? एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। 6-7 बातें हैं, फिर से सुन लेते हैं, फिर लिख लेते हैं। क्वाइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स या कापुलेशन के दौरान पेनिस इंसर्ट इन वेजाइना टू रिलीज सीमेन। सीमेन के रिलीज करने की घटना का नाम इंसेमाइनेशन। इमीडिएट आफ्टर इंसेमाइनेशन क्या होगा? कैपासिटेशन होगा। ये क्या है? ये चेंज इन स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन है। कहां होता है? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट या वेजाइना में होता है। क्या होता है? स्पर्म को एक्टिव और मोटाइल किया जाता है। इसमें इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, और जो एक्रोसोम की मेम्ब्रेन है उसको थोड़ा कमजोर किया जाता है। ये सब घटनाएं हैं कैपासिटेशन के अंदर की। कैपासिटेशन के बाद स्पर्म एक्टिवली रैपिडली स्विम करेगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के फ्लूइड में। ये पास करेगा, पहले सर्विक्स को पार करेगा, फिर यूट्राइन कैविटी को पार करेगा, फिर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। फैलोपियन ट्यूब में जब ये पहुंचेगा तो कहां पहुंचना है? एम्पुला पार्ट। तब तक ओवम भी कहां पहुंच जाएगा? एम्पुला पार्ट। और दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होगा और जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब, शर्त लगा दी गई है, स्पर्म और ओवम एक साथ कहां पहुंचे? एम्पुला पार्ट। अगर पहले स्पर्म पहुंचा, ओवम बाद में पहुंचा, तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पहले ओवम पहुंचा, स्पर्म बाद में पहुंचा, तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, इसी नाते सभी कापुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ये असर्शन रीजन में आ सकता है, क्योंकि इस नाते नहीं होता है क्योंकि कभी पहले कौन पहुंच जाएगा? स्पर्म, और कभी पहले कौन पहुंच जाएगा? ओवम। लिखो, बनाना नहीं है। ड्यूरिंग क्वाइटस या कापुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनिस इंसर्ट इन वेजाइना टू रिलीज सीमेन इन वेजाइना। और इस घटना को कहते क्या है? इंसेमाइनेशन। पहला सवाल। दूसरा, आफ्टर इंसेमाइनेशन देयर इज क्या होगा? कैपासिटेशन। ऑफ स्पर्म। फिर सवाल है कैपासिटेशन क्या है? ये एनसीईआरटी में दिया नहीं लेकिन आया है। ये चेंज है किसमें? स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन।
कैपेसिटेशन कहां होता है? टेक प्लेस इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट या वेजाइना। क्या होता है? स्पर्म बिकम एक्टिव एंड मोटाइल। क्या होता है? इनफ्लक्स होता है ऑफ सोडियम और कैल्शियम। सब कैपेसिटेशन में घटनाएं होती हैं। आफ्टर कैपेसिटेशन क्या होगा? एक्टिव एंड मोटाइल स्पर्म क्या करेंगे? रैपिडली स्विम इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। इसी को कहते क्या है? स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। और ये कौन सा मूवमेंट है बेटा? फ्लैजिलर मूवमेंट। ठीक है। तो स्पर्म पास होंगे। बताओ किसको किसको पास करेंगे? तो सबसे पहले सर्विक्स से, यूट्राइन कैविटी से कहां जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब। इसी समय ओवम ये मूव करेगा इन फैलोपियन ट्यूब टू रीच कहां? एम्पुला पार्ट। और स्पर्म भी फैलोपियन ट्यूब में कहां पहुंच जाएगा? एम्पुला पार्ट। स्पर्म एंड ओवम पहुंच जाएंगे, रीच एट एम्पुला पार्ट, देन फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। मतलब क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। ये शर्त याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन कहां होता है? एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब।
फर्टिलाइजेशन कब होता है? अकर्स ओनली व्हेन, कब? तो ये शर्त नहीं बोलेंगे, शर्त इंपॉर्टेंट है। व्हेन स्पर्म एंड ओवम रीचेज साइमल्टेनियसली, कहां? एट एम्पुला पार्ट, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नॉट। अदरवाइज नो फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो एनसीईआरटी में लिखा है सभी कापुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है क्योंकि इसमें गड़बड़ी हो जाती है। नॉट ऑल कापुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। सभी कापुलेशन से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि कभी पहले स्पर्म पहुंच जाता है, कभी पहले ओवम पहुंच जाता है। दो सवाल यहां और हैं। जरा यह देखें, ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है। तो देख लें जरा, ये ओवरी है, तो यहां से ओवम निकल के यहां पहुंच गया है, और ये सर्विक्स और वेजाइना है, और यहां क्या रिलीज हुए हैं? स्पर्म। कितने? कितने? तो याद होना चाहिए 200 से 300 मिलियन। और ओवम कितना है? ध्यान से सुनेंगे, 200 से 300 मिलियन स्पर्म यहां रिलीज किए गए, और स्पर्म एक्टिव और मोटाइल होने के बाद रैपिडली स्विम करना स्टार्ट करेंगे। जब ये इस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत सारे स्पर्म की डेथ हो जाती है। क्यों? यहां उनको वो मीडियम नहीं मिलता जिसमें वो सरवाइव हो सके। और यहां एक और समस्या है, ये है एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम पर पाई जाती है फैगोसाइटिक सेल। तो फैगोसाइटिक सेल करती क्या है? स्पर्म को ही खा लेती हैं। अब स्पर्म को इंगल्फ कर लेंगे, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे तो सारे स्पर्म मारे जाएंगे, कोई यहां पहुंचेगा ही नहीं। तो यहां सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन सा स्पर्म कितना एक्टिव है। जो सबसे ज्यादा एक्टिव स्पर्म होगा वो इन फैगोसाइटिक सेल से बच जाएगा, और वो तेजी से मूव करते हुए यहां जाएगा। तो फैलोपियन ट्यूब पहुंचते पहुंचते केवल 100 स्पर्म बचते हैं। शुरू कितने किए? 200 से 300 मिलियन, और बचे कितने? 100। अभी भी ज्यादा ही है, क्योंकि ओम तो कितना है? केवल एक है। तो इसमें एक नियम है कि जो सबसे पहले, जैसे मान लेते ये है ओवम और ये है स्पर्म, ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, ऐसे बहुत सारे स्पर्म। तो जो स्पर्म सबसे पहले ओवम को टच कर जाएगा वही फर्टिलाइज करेगा। तो सबसे पहले टच कौन करेगा? जो सबसे एक्टिव होगा। तो जो सबसे एक्टिव होगा, जो सबसे बेस्ट स्पर्म होगा, वही जाकर के इसको टच करेगा। और जैसे इसको टच करेगा क्या हो जाएगा? तो ध्यान से सुनिएगा, अगर थोड़ा बहुत याद हो
तो ये है सेकेंडरी oocyte, ये है जोना पेल्यूसिडा और ये है कोरोना रेडिएटा। मान लेते हैं कि ये स्पर्म है, मान लेते हैं कि ये स्पर्म है जो कांटेक्ट में आया, तो सबसे पहले वो कोरोना रेडिएटा के कांटेक्ट में आएगा। तो स्पर्म के पास पाया जाता है एक्रोसोम और इसके एक्रोसोम पर पाए जाते हैं एंजाइम जिनका नाम स्पर्म लाइसिन है। ये स्पर्म लाइसिन रिलीज करेगा, पहले कोरोना रेडिएटा की सेल को तोड़ देगा। तो ये कोरोना रेडिएटा की सेल टूट गई, रिजल्ट ये हुआ कि स्पर्म आगे बढ़ जाएगा। तो किसके टच में आ जाएगा? जोना पेल्यूसिडा। फिर जोना पेल्यूसिडा की मेम्ब्रेन में इसी जगह पोर बना देगा और थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा तो किसके टच में आ जाएगा? मेम्ब्रेन। फिर मेम्ब्रेन में भी पोर बनाएगा और इसके अंदर स्पर्म चला जाएगा। तो स्पर्म का पेनिट्रेशन होगा ओवम में। कैसे कैसे? तो कोरोना रेडिएटा को तोड़ेंगे, फिर जोना पेल्यूसिडा में पोर बनाएंगे, फिर मेम्ब्रेन से होते हुए स्पर्म ओवम के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा। ये पेनिट्रेशन। ध्यान से सुनेंगे, केवल एक ही स्पर्म ओवम के अंदर जा पाएगा, दूसरा स्पर्म अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों? सबसे पहले तो ये पोर बंद करो जिससे स्पर्म आया है, और दूसरा ये जो जोना पेल्यूसिडा है इसकी मोटाई बढ़ा देते हैं। जोना पेल्यूसिडा इतनी मोटी कर देते हैं कि दूसरा स्पर्म कोई इसको पार कर ही ना पाए। मतलब जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था तब तक जोना पेल्यूसिडा बहुत पतली थी। जैसे फर्टिलाइजेशन मतलब पेनिट्रेशन हो जाएगा वैसे जोना पेल्यूसिडा थिक हो जाएगी और इसका नाम बदल जाएगा। इसका नाम हो जाएगा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, और ये सुनिश्चित करेगा कि अब कोई दूसरा स्पर्म यहां एंट्री ना कर पाए। एक और, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का, इस जगह का नाम, इस जगह का नाम है पेरी वेटलाइन स्पेस। तो जैसे ही स्पर्म अंदर जाएगा ये पेरी वेटलाइन स्पेस भी क्या करेगा? बढ़ जाएगा। उसका भी एक ही पर्पज है कि कोई दूसरा स्पर्म इसको पार ना कर पाए। तो फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद दो बदलाव हो जाएंगे। जोना पेल्यूसिडा थिक हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन हो जाएगी, पेरी वेटलाइन स्पेस बढ़ जाएगा। इन सब बातों का एक ही रिजल्ट है, क्या? कि किसी तरीके से दूसरा स्पर्म इसमें एंट्री ना करने पाए। क्लियर है? इतना कहानी और लिखना है, इसको मिटा देते हैं। सुन लेते फिर से। कितने? 200 से 300 मिलियन स्पर्म यहां रिलीज हुए थे। ये स्पर्म एक्टिवली स्विम करेंगे लेकिन रास्ते में फैगोसाइटोसिस होगी। इसी नाते फैलोपियन ट्यूब तक केवल 100 पहुंचेंगे। उसमें से केवल एक स्पर्म ही ओवम को फर्टिलाइज करेगा, बाकी फर्टिलाइज नहीं करेंगे। कैसे? तो होगा क्या? अगर एक स्पर्म की एंट्री हो जाएगी, जैसे ही स्पर्म जोना पेल्यूसिडा को टच कर लेगा वैसे उसमें ऐसे चेंज आएंगे कि वो थिक हो जाएगी, उसका नाम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन हो जाएगा और पेरी वेटलाइन स्पेस बढ़ जाएगा। वैसे सुनिश्चित हो जाएगा कि दूसरा स्पर्म एंट्री ना कर पाए। स्पर्म पेनिट्रेट या एंट्री कैसे करेगा? तो स्पर्म लाइसिन निकलेंगे कहां से? एक्रोसोम से। वो डिजॉल्व करेंगे पहले कोरोना रेडिएटा को, फिर एक पोर बनाएंगे किसमें? जोना पेल्यूसिडा में, फिर किसमें? सेल मेम्ब्रेन में, और स्पर्म अंततः कहां पहुंच जाएगा? साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। कितने स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे? केवल एक। लीजिए, ड्यूरिंग insemination about
200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज इन वेजाइना, लेकिन बट ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज ओवम। कैसे, वो भी आगे देखेंगे। स्पर्म किल एंड phagocytized during movement through genital tract। अगर 100% स्पर्म की फैगोसाइटोसिस कर दी जाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अभी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज, जो फर्टिलाइजेशन रोकने के लिए क्या बढ़ा देती हैं, फैगोसाइटोसिस बढ़ा। और फैगोसाइटोसिस बढ़ाने का तरीका केवल एक है, इनकी मोटेलिटी घटा दीजिए। स्पर्म अगर धीरे धीरे आगे बढ़े तो 100% की क्या हो जाएगी, फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। तो अभी उसमें पढ़ेंगे मोटेलिटी घटा करके फैगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं। ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेज ओवम, कौन, दैट फर्स्टली कम इन कांटेक्ट ऑफ ओवम। जो सबसे पहले कांटेक्ट में आएगा वही फर्टिलाइज करेगा। जहां तक हो गया। जैसे ही स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आएगा या जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आएगा, मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे चेंज होंगे कि वो थिक हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन हो जाएगी, और ये सुनिश्चित करेगी कि दूसरा स्पर्म पेनिट्रेट ना कर पावे। लिखे, एज sperm come in contact of जोना पेलुसिडा, क्या हो जाएगा, चेंजेज इन मेम्ब्रेन। क्यों, इंश्योर only one sperm enter in ovum। और मेम्ब्रेन में चेंज होकर के क्या बन जाएगी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये कैसे हो जाती है, ये थिक हो जाती है, तो कोई एंट्री हो ही नहीं पाएगी। कैसे पेनिट्रेशन हुआ, तो जो स्पर्म का एक्रोसोम है वो रिलीज कर देगा क्या, एंजाइम। कौन सा,
स्पर्म लाइसिन जो फैसिलिटेट करेगा एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। ये एंजाइम क्या करेंगे? तो ये ब्रेक करेंगे कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेल्यूसिडा। वो एंजाइम जो कोरोना रेडिएटा तोड़ता है उसका नाम कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, और जो जोना पेल्यूसिडा तोड़ता है उसका नाम जोनालिसिन एंजाइम है। साइटोप्लाज्मा फॉर्म में जाएंगे किसके थ्रू? जोना पेल्यूसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आफ्टर एंट्री ऑफ वन स्पर्म क्या होगा? एक तो जोना पेल्यूसिडा थिक हो जाएगी और दूसरा पेरीवेटलाइन स्पेस बढ़ जाएगा। जोना पेल्यूसिडा बिकम थिक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा पेरीवेटलाइन स्पेस क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म स्पर्म एंड ओवस ओवम न्यूक्लियस क्या कर जाएंगे? फ्यूज कर जाएंगे। क्या बनेगा? जाइगोट। मतलब क्या पूरा हो गया? फर्टिलाइजेशन। आप ये बताओ कि अगर फर्टिलाइजेशन ना होता तो क्या क्या नुकसान होता? मतलब फर्टिलाइजेशन के क्या क्या फायदे? तो आप सिर्फ ये सोचो, अगर फर्टिलाइजेशन ना होता तो oogenesis कंप्लीट ना होती कंप्लीट? क्या रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट होता? तो फर्टिलाइजेशन ने oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट की। फर्टिलाइजेशन ने सेकेंड रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट करवाया। नहीं हुआ? पेनिट्रेशन के बाद ही तो सेकेंड रिडक्शन डिवीजन होता है, तभी तो सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट हो जाएगी और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन ना होता तो क्या जाइगोट बनता? ना बनता। तो ना जाइगोट बनता, ना एम्ब्रायो बनता, ना प्रोजनी होती। तो फर्टिलाइजेशन ने सुनिश्चित किया है कि oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और सेकेंड रिडक्शन डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte कंप्लीट हो जाए, सेकेंड पोलर बॉडी बन जाए, ओवम बन जाए और फाइनली डिप्लॉयड क्या बन जाए? जाइगोट बन जाए। ये बताओ जाइगोट में क्रोमोसोम कौन से होंगे? एक्स एक्स होंगे कि एक्स वाई होंगे? दोनों होंगे। वाह भाई वाह, ये सबसे बड़ी ऑप्शन है। हाँ तो दोनों हो सकते हैं। ये कहो दोनों थोड़े होंगे कि दो एक्स एक्स भी होंगे फिर एक एक्स वाई भी होगा, तो एक्स 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 वाई।
एक क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी में, 2-3 साल पहले एक सवाल आ गया था कि स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं, जोना पेल्यूसिडा। तो होता क्या है, एक प्रोटीन होती है, उसका नाम ही बाइंडिंग प्रोटीन है, बाइंडिंग कहो या फर्टिलाइजिंग। असली सवाल ये है कि क्या ह्यूमन का ओवम किसी दूसरी स्पीसीज के स्पर्म से फर्टिलाइज हो सकता है? कहोगे नहीं, ह्यूमन ही नहीं किसी का भी, एक स्पीसीज का ओवम दूसरी स्पीसीज के स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होता है। क्यों? किसने रोक रखा है? तो ध्यान से सुने। जैसे मान लेते हैं कि ये ओवम है और ये स्पर्म है, जैसे ही स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आता है वैसे ये टेस्ट किया जाता है कि ये अपनी स्पीसीज का स्पर्म है कि नहीं है। अगर अपनी स्पीसीज का स्पर्म है तब तो इससे फर्टिलाइजेशन होने देंगे, और अगर नहीं है तो नहीं होने देंगे। तो कैसे नहीं होने देंगे? तो जैसे टच में आएगा जोना पेल्यूसिडा अचानक मोटी हो जाएगी, इतनी मोटी हो जाएगी कि उसी को नहीं तोड़ पाएंगे, एक भी स्पर्म अंदर नहीं जाएगा। तो टेस्ट कैसे करते हैं? तो जैसे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़े थे कि पिस्टिल क्या करता है, जो स्टिग्मा होता है वो देखता है कि ये अपनी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है या अपनी स्पीसीज का नहीं। बिल्कुल वही यहां भी है। ओवम ये टेस्ट करता है कि ये स्पर्म अपनी स्पीसीज का है कि नहीं है। तो कैसे टेस्ट करेंगे? तो ओवम के पास एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है फर्टिलाइजिन, और स्पर्म के पास एक केमिकल पाया जाता है इसका नाम एंटी फर्टिलाइजिन। अगर इसका एंटी फर्टिलाइजिन इसके फर्टिलाइजिन से रिएक्शन कर गया तब तो इसका मतलब ये सही है, इसको अंदर जाने दो। और अगर ये रिएक्शन नहीं हुआ तो तुरंत फिर इसको क्या कर दिया जाएगा? रोक दिया जाएगा। लाइन याद रख लेंगे, ह्यूमन ओवम ओनली फर्टिलाइज बाय ह्यूमन स्पर्म। क्यों? तो कहोगे यहाँ एक रिएक्शन होता है जिसका नाम फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन, जिसमें फर्टिलाइजिन नाम का केमिकल ओवम पर है और एंटी फर्टिलाइजिन नाम का केमिकल कहाँ है? स्पर्म पर है। लिख लो, इंपॉर्टेंट बात है। ह्यूमन ओवम only fertilized by human sperm, ब्रैकेट में not by other species। ऐसा नहीं होता है। क्यों? तो बिकाज लिख दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकाज कौन सी रिएक्शन? फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन कंपैटिबिलिटी रिएक्शन, ये रिएक्शन होती है। इसमें से जो फर्टिलाइजिन है इसी का दूसरा नाम बाइंडिन है, और ये कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट ओवर ओवम, और ओवम में कहा? एट जोना पेल्यूसिडा। और जो एंटी फर्टिलाइजिन है वो कहां है? प्रेजेंट एट स्पर्म, या रिलीज कौन करता है? स्पर्म। ये दोनों के बीच रिएक्शन अगर हो गई तब तो अपनी स्पीसीज का स्पर्म है, और अगर रिएक्शन नहीं हुई तो अपनी स्पीसीज का स्पर्म नहीं है। पेनिट्रेशन बाय स्पर्म या फर्टिलाइजेशन रिजल्ट। बताओ क्या क्या फायदे हैं? तो 4 फायदे वही,
मियोसिस वो oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट, रिडक्शन डिवीजन सेकंड कंप्लीट, तो ओवम मिला, सेकंड पोलर बॉडी मिली, और सबसे बढ़िया क्या मिला, डिप्लॉयड जाइगोट मिला। कंप्लीशन ऑफ oogenesis एक फायदा, कंप्लीट हो जाएगा सेकंड रिडक्शन डिवीजन, किसका, प्राइमरी oocyte का कि सेकेंडरी oocyte का, सेकेंडरी oocyte का। तो क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, सेकेंड पोलर बॉडी, और क्या, ओवम या ऊटिड, ये छोटा होगा और ये क्या होगा, बड़ा, मतलब अनइक्वल डिवीजन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा डिप्लॉयड जाइगोट। क्रोमोसोम ऑफ जाइगोट, सिर्फ 2 लाइन का कॉन्सेप्ट जरा देख लो। जो मेल होते हैं उसमें पाया जाता है 44 प्लस XY, अभी लिखो नहीं, देख लो। और जो फीमेल होते हैं कि होती हैं 44 प्लस XX, ठीक है। अब यहां स्पर्म बनेंगे और यहां ओवम बनेंगे। तो यहां जो स्पर्म बनेंगे वो 2 टाइप के होंगे, एक में होगा 22 प्लस X और एक में होगा 22 प्लस Y। और यहां जो ओवम होंगे वो एक ही टाइप का होगा, 22 प्लस X और 22 प्लस X। ओवम दोनों एक जैसे हैं, तो जब 2 प्रकार के स्पर्म होंगे तो 50% ये होगा, 50% स्पर्म की स्थिति ये होगी और 50% स्पर्म की स्थिति ये होगी। अब फ्यूजन देखो कैसे होता है। तो फ्यूजन की स्थिति ये है कि भाई हो सकता है कि इस ओवम का फ्यूजन इस स्पर्म से हो जाए, ये हो सकता है। तो अगर इस ओवम का इस स्पर्म से फ्यूजन होगा तो बनेंगे क्या भाई, इधर से 22 इधर से 22 तो 44, इधर से X इधर से Y, तो क्या होगा XY। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि इसी ओवम का फ्यूजन इससे हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो क्या रिजल्ट होगा 44 प्लस XX। इसका मतलब ये क्या हो गया, फीमेल चाइल्ड, और ये क्या हो गया, मेल चाइल्ड। तो चाइल्ड का जो सेक्स है वो कौन तय कर रहा है, वो स्पर्म तय कर रहा है कि ओवम का फ्यूजन किस स्पर्म से हुआ है, स्पर्म विद Y वाले से हुआ है या स्पर्म विद X वाले। विद X से फ्यूजन हुआ तो X X बन गया, और विद Y से फ्यूजन हुआ तो Y Y बन गया, तो वहां X Y बन गया। तो फिर क्या होगा, फाइनली चाइल्ड का जो सेक्स है वो कौन तय करेगा, स्पर्म की ओवम, तो कहेंगे स्पर्म या मदर या फादर, तो आंसर क्या देंगे, फादर। 2 लाइनें लिखनी है, ये फ्लो चार्ट बना लीजिए, हम 2 लाइनें लिखे दे रहे हैं। सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइन बाई फादर नॉट बाई मदर। एक क्वेश्चन, सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है, तो कहोगे बाई फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन ही तो तय कर रहा है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम बाई विच स्पर्म, ओवम का फर्टिलाइजेशन किस स्पर्म से हुआ है, स्पर्म विद एक्स वाले से या स्पर्म विद वाई वाले से। तो अगर विद एक्स के साथ है तो विद एक्स के साथ है तो रिजल्ट क्या होगा, विद एक्स के साथ है तो रिजल्ट फीमेल होगा, और विद वाई के साथ है तो रिजल्ट मेल होगा। देखो एनसीईआरटी ने हेडिंग नहीं डाली, लेकिन आप हेडिंग डालें एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। और देख लो जरा क्या होता है, अभी लिखना नहीं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सेल का जाइगोट है, इस जाइगोट में होता है डिवीजन, ये डिप्लॉयड सेल है ना, इस जाइगोट में डिवीजन होगा और एक सेल से दो सेल बनेंगे, तो डिवीजन कर लेते हैं। एक सेल से दो सेल जब बन जाती है, लिखो नहीं बेटा देख लो, तो इन दोनों सेल का नाम ब्लास्टोमर होता है। क्या होता है, ब्लास्टोमर। तो जाइगोट के डिवीजन से जो डॉटर सेल बनती है उनका नाम ब्लास्टोमर होता है। इसमें डिवीजन होता रहेगा, तो धीरे धीरे स्थिति ये हो जाएगी कि एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल बन जाएगा, मतलब 2 से 4 से 8 से 16 से 32 से 64 ऐसे होता, सॉलिड बॉल ऑफ सेल बन जाएगा, और इस स्टेज का नाम मॉरुला होगा। डेवलपमेंट होता जाएगा, धीरे धीरे एक स्टेज बन जाएगी जिसमें अंदर तो सेल पाई जाएंगी, लेकिन एक कैविटी पाई जाएगी, और इसी नाते इसका नाम ब्लास्टुला या इसका नाम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होगा। समय फिर बदलेगा, डेवलपमेंट होते होते एक स्टेज आएगी जिसमें 3 जर्मिनल लेयर पाई जाएंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और इस स्टेज का नाम गैस्टुला होगा। और ये क्या है, ये है एक्टोडर्म, ये है मेसोडर्म और एंडोडर्म। फिर डेवलपमेंट चलेगा और अंततः बन जाएगा एम्ब्रायो। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या क्या, अभी बनाओ नहीं, जरा देख लो। वो घटनाक्रम जिसमें जाइगोट से ब्लास्टोमर बनती है, इसको क्लीवेज कहते हैं। ढेर सारी ब्लास्टोमर बन के मारुला बना ले, इसको भी क्लीवेज कहते हैं। मारुला से ब्लास्टुला बना ले, इसको भी क्लीवेज कहते हैं। लेकिन ब्लास्टुला से गैस्टुला बना ले, इसको गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। और गैस्ट्रुलेशन के बाद एम्ब्रायो बन जाए, इसमें आर्गेनोजेनेसिस होती, मतलब आर्गन बनते हैं। ठीक है, तो होना क्या है, पहले चलना है क्लीवेज, फिर होना है गैस्ट्रुलेशन, और फिर बनना है क्या, आर्गन। घटना का नाम आर्गेनोजेनेसिस। हमको पहले क्लीवेज पढ़ना है, इतना लिखो पहले, क्लीवेज, क्लीवेज ही पढ़ना है।
एनसीईआरटी में क्लीवेज के बारे में बहुत कम लिखा है, फिर भी सवाल आए हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालें क्लीवेज। लिखेंगे नहीं, देखेंगे, इधर देखें। पहला सवाल यह है कि क्लीवेज है क्या। तो कहोगे ऐसा कोई भी तरीका जिससे जायगोट में डिवीजन हो और एक सेल से दो सेल बन जाए और डिवीजन कर लो तो 4 सेल बन जाए, और डिवीजन कर लो तो 8, 16, 32, 64 ऐसे नंबर बढ़ता जाए। तो क्लीवेज में पहला सवाल यह है कि क्लीवेज में जो डिवीजन होता है वो कौन सा होता है। तो कहोगे ये माइटोसिस है। अभी लिखो नहीं बेटा। और जो डॉटर सेल बनेंगी उनको क्या कहते हैं, ब्लास्टोमर कहते हैं। तो ये भी तो डॉटर सेल है। तो क्लीवेज एक प्रकार का माइटोटिक डिवीजन है जिससे डिप्लॉयड डॉटर सेल बनती है, उनका नाम ब्लास्टोमर है। इस दौरान जो चेंज होता है कि सेल का नंबर तो बढ़ता है लेकिन साइज धीरे धीरे कम होगा। क्यों भाई, आप देखो इतनी बड़ी एक सेल है, फिर इतने में ही 2 सेल हो गई तो आधी साइज छोटा हो गया, फिर 4 सेल हो गई तो 1/4 छोटा हो गया, फिर 8 तो 1/8 छोटा हो गया। तो नंबर तो बढ़ेगा लेकिन साइज ऑफ ब्लास्टोमर या डॉटर सेल घटता जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि डिवीजन के पहले ग्रोथ नहीं हो रही है। भाई नियम क्या था, डिवीजन के पहले ग्रोथ होनी चाहिए, यहाँ ग्रोथ हो ही नहीं रही, केवल डिवीजन 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 किए जा रहे हैं। तो जब ग्रोथ करोगे नहीं तो साइज क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो रिजल्ट में देखो, रिजल्ट में यह होगा कि डॉटर सेल या ब्लास्टोमर है, इसके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में अंतर आएगा। ये क्या है बेटा, जाइगोट। और यहां भी क्या मिलेगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में क्या होंगे, डीएनए। तो ये बताओ जाइगोट के न्यूक्लियस में जो डीएनए होगा, किसी ब्लास्टोमर के न्यूक्लियस में जो डीएनए होगा वो सेम होगा कि कम होगा। तो अगर ये 2n होगा तो ये भी क्या होगा, 2n। तो डीएनए क्या होगा, सेम होगा। किसकी तुलना में, जाइगोट की तुलना में। लेकिन साइटोप्लाज्म, तो जितना साइटोप्लाज्म इसके पास था उसका आधा इसके पास और उसका 1/4 इसके पास, फिर 1/8 उसके पास। तो साइटोप्लाज्म क्या होगा, लेस देन जाइगोट। और यहां सेम एज आया हुआ सवाल है, अभी लिखो नहीं, सुन लो, 2 ही क्वेश्चन है। अंततः क्या होगा कि एक मास ऑफ सेल बन जाएगा। इस मास ऑफ सेल का नाम क्या होगा, मारुला। और बाद में क्या बनेगा, ब्लास्टुला। जब तक ब्लास्टुला बनता है तब तक क्लीवेज चलता है, उसके बाद नहीं चलता है। तो ये बताओ कि जितना बड़ा जाइगोट होगा उतना ही बड़ा मारुला होगा और उतना ही बड़ा ब्लास्टुला होगा। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ ही नहीं रहा है। एक आखिरी सवाल, टोटल मारुला के पास डीएनए कितना होगा, टोटल मारुला के पास डीएनए कितना होगा। तो देखो यहां है 1 सेल जाइगोट, यहां मान लेते हैं कि 100 सेल हैं, तो डीएनए तो 100 गुना ज्यादा हो गया।
टोटल मारुला के पास कितना डीएनए होगा? तो कहोगे जितना जाइगोट होगा उससे 100 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ 100 सेल है। लेकिन साइटोप्लाज्म, जितना साइटोप्लाज्म जाइगोट के पास था उतना ही टोटल मारुला के पास है। दो अलग अलग व्यू हैं, मिक्स मत करिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जाइगोट के पास न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। ब्लास्टोमर के पास न्यूक्लियस है, ब्लास्टोमर के न्यूक्लियस में उतना ही डीएनए होगा जितना किसी जाइगोट में होगा। लेकिन ब्लास्टोमर के पास साइटोप्लाज्म हमेशा जाइगोट से कम होगा, क्योंकि बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब मारुला होल की बात करेंगे या ब्लास्टुला होल की बात करेंगे, तो यहाँ एक सेल से ज्यादा सेल हैं, तो नेट डीएनए यहाँ इसके पास टोटल क्या है? ज्यादा साइटोप्लाज्म। जितना साइटोप्लाज्म इसके पास था उतना ही साइटोप्लाज्म किसके पास है? मारुला के पास है। तो हम 4 लाइनें लिखेंगे, आप लिख लेंगे। 6 क्वेश्चन केवल हैं। जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है कब? तो कहोगे जब वो स्थमस से गुजर रहा था। जाइगोट के इस माइटोटिक डिवीजन का नाम क्लीवेज होता है। तो भैया इसका नाम क्लीवेज काहे रखे हो? माइटोसिस ही रहने देते। तो अंतर समझ लो, माइटोसिस से पहले ग्रोथ होती है, यहाँ ग्रोथ मिस हो रही है। ये रैपिड होता है, इसी नाते नंबर तो बढ़ेगा, डिप्लॉयड नंबर बनेगा, लेकिन साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। इसका रिजल्ट देखो क्या होगा। जाइगोट की तुलना में ब्लास्टोमर के पास नंबर ऑफ डीएनए क्या होगा? सेम, लेकिन साइटोप्लाज्म होगा कम। फिर मारुला बनेगा, फिर ब्लास्टुला बनेगा। क्लीवेज कब तक चलेगा? मारुला और ब्लास्टुला तक चलेगा। मारुला और ब्लास्टुला तक जब चलेगा तो मारुला या ब्लास्टुला का साइज जाइगोट के बराबर होगा। आखिरी सवाल, मारुला और ब्लास्टुला के पास टोटल डीएनए कितना होगा? तो कहोगे जाइगोट से ज्यादा, लेकिन टोटल साइटोप्लाज्म कितना होगा? उतना ही होगा जितना साइटोप्लाज्म। लिख लीजिए, ये लिखो पहले, चलो लिखो। जाइगोट स्टार्ट माइटोटिक डिवीजन एज कब? जाइगोट पास थ्रू isthmus। क्लीवेज इज रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट टू प्रोड्यूस ब्लास्टोमर। ड्यूरिंग क्लीवेज नंबर ऑफ सेल क्या करेगा? इंक्रीज। बट साइज ऑफ सेल डिक्रीज। क्लीवेज टेक्स प्लेस अप टू मारुला एंड ब्लास्टुला फॉर्मेशन। इसी नाते साइज ऑफ जाइगोट मारुला ब्लास्टुला क्या होगा? सेम होगा। 10 साइज ऑफ जाइगोट
कामा मारुला एंड ब्लास्टुला आर सेम। किसी ब्लास्टोमर के पास जाइगोट के कंपेयर में डीएनए और साइटोप्लाज्म, डीएनए क्या होगा? सेम, साइटोप्लाज्म होगा कम। और मारुला ब्लास्टुला के पास डीएनए होगा ज्यादा और साइटोप्लाज्म होगा बराबर। ये दोनों सवाल पूछे जा चुके हैं, पीवाईक्यू लगाइएगा, आपको मिलेंगे, लिख लें। तो 2 लाइन। एज कंपेयर टू जाइगोट, blastomer have same DNA but less cytoplasm की लाइन। मारुला ब्लास्टुला हैव टोटल more DNA but same cytoplasm। बस इतना ही।